वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 20th लेक्चर है। इसमें सबसे पहले है हमारे सामने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं मार्केट के अंदर उन सब की लाइफ साइकिल होती है, उनके कुछ स्टेजेस होते हैं। तो देखते हैं इन स्टेजेस को। पहला स्टेज जो होता है वो होता है इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस कराई जाती है। जब कोई नई प्रोडक्ट बनती है तो उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया जाता है और वो स्टेज होता है इंट्रोडक्शन स्टेज। और इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, जब प्रोडक्ट नहीं आती है तो उसका कोई एक ही मैन्युफैक्चरर होता है या फिर कुछ मैन्युफैक्चरर होते हैं मार्केट के अंदर, यानी कि जो बनाने वाले होते हैं, जो कंपनीज बना रही होती हैं प्रोडक्ट को, या तो एक ही होगी या कुछ कंपनीज होंगी। उसके अलावा दूसरी जो स्टेज आती है इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद वो आती है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज पे क्या होता है कि ग्रोथ होती है प्रोडक्ट की, जो उसकी सेल है उसमें इजाफा होता है। और इजाफा इस वजह से होता है कि जो पुराने कस्टमर होते हैं वो भी ऑर्डर करते हैं और साथ में जो नए कस्टमर होते हैं वो भी मार्केट में इंटर हो जाते हैं। नए कस्टमर भी ख़रीदना शुरू कर देते हैं और पुराने कस्टमर भी ख़रीदते रहते हैं। उसके बाद आती है मेच्योरिटी स्टेज। मेच्योरिटी स्टेज में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा सेल होती है प्रोडक्ट की, क्योंकि लोगों को पता होता है कि प्रोडक्ट के बारे में एक प्रोडक्ट जो है वो अच्छी है और जो है वो उसके ये फ़ायदे हैं, तो लोग जो है वो उस प्रोडक्ट को काफ़ी ख़रीदते हैं। और इससे फिर होता क्या है कि जब काफ़ी प्रोडक्ट बिक रही होती है तो दूसरे सेलर्स भी इंटर हो जाते हैं मार्केट के अंदर, वो भी फिर बेचना शुरू कर देते हैं। जब वो देखते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छी बिक रही तो दूसरे सेलर भी बेचने के लिए इंटर होना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से फिर जो है डिक्लाइनिंग स्टेज आ जाती है मेच्योरिटी के बाद। इसमें सेल्स गिरना शुरू हो जाती है और प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से डिसअपेयर होना शुरू हो जाती है, यानी कि ख़त्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि सेल्स गिरना शुरू हो रही होती है। कॉम्पिटिटर्स भी काफ़ी आ चुके होते हैं मार्केट के अंदर, तो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से डिसअपेयर होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब देखते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो आपको स्टेजेस पढ़ाए गए उनको किस तरीके से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर यूज़ किया जाए। तो पहला जो स्टेज है इंट्रोडक्शन स्टेज, इसमें क्या होता है कि मार्केटर्स को जो है वो डिक्टेट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पॉलिसीज़ को। और इस स्टेज के अंदर कस्टमर जो होते हैं प्रोडक्ट्स के, वो वेंचर सम होते हैं, यानी कि वो नए आइडियाज़ को ट्राई करना चाहते हैं। ज़ाहिर बात है इंट्रोडक्शन स्टेज में प्रोडक्ट नहीं आई है तो कस्टमर तभी यूज़ करेगा प्रोडक्ट को जब वो नई प्रोडक्ट को, नए आइडियाज़ को ट्राई करना चाहेगा। मार्केटर्स हाई प्राइस रख सकते हैं क्योंकि कस्टमर एफोर्ड कर सकता है ज़्यादा पैसे को स्पेंड करना, और इस वजह से भी क्योंकि प्रोडक्ट जो है इस स्टेज में उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है जब प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराई जा रही होती है, और ऐसी इस स्टेज में ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगा। ग्रोथ स्टेज जो होती है इसमें क्या होता है कि मार्केटर्स जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, इस वजह से क्योंकि इस स्टेज में मैन्युफैक्चरर जो है वो कम होते हैं। जो बनाने वाले हैं किसी भी प्रोडक्ट के, वो बनाने वाले कम होते हैं, कंपटीशन भी कम होता है और सेल्स भी इस स्टेज में बहुत ज़्यादा होती है। मेजॉरिटी स्टेज जो होती है इसके अंदर मार्केटर्स को क्या करना पड़ता है, प्राइस अपने कम करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा कॉम्पिटिटर इंटर हो जाते हैं मार्केट में, कंपटीशन बढ़ जाता है और पैसा स्पेंड करना पड़ता है, लगाना पड़ता है रिसर्च के अंदर और डेवलपमेंट के अंदर। यानी कि रिसर्च इसलिए की जाती है कि कस्टमर के बारे में जाना जाता है, और डेवलपमेंट के अंदर यानी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट से रिलेटेड उसके अंदर क्या क्या फ़ीचर वगैरह ऐड करने हैं। उसके अलावा पैसा जो है वो लगाया जाता है प्रमोट करने के लिए, ब्रांड नेम ऑफ द प्रोडक्ट, ब्रांड नेम की प्रमोशन के लिए, ताकि लोगों को ब्रांड के बारे में पता चल सके, ब्रांड अवेयरनेस हो, उसके लिए भी जो है वो पैसा लगाया जाता है। तो मार्केटर्स जो है अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को रिवाइज करते हैं और वो नए सेगमेंट को ढूंढने की कोशिश करते हैं अपनी प्रोडक्ट के लिए। अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन पर यूनिट जो है वो कम हो सकता है इस स्टेज में। वैसे तो सेल्स बहुत ज़्यादा होती है इस स्टेज में, प्रॉफिट ओवरऑल प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन पर यूनिट प्रॉफिट का मतलब ये है कि एक पीस बिकने पर जो प्रॉफिट होता है वो गिर जाता है। पीसीस की तादाद बढ़ गई, जहाँ 100 यूनिट बिक रहे थे किसी चीज़ के, हो सकता है 500 यूनिट बिकना शुरू हो जाए। फॉर एग्जांपल सोप है, सोप के 100 यूनिट बिक रहे थे, 500 यूनिट बिकना शुरू हो गए, लेकिन जो प्रॉफिट था फॉर एग्जांपल अगर 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था तो हो सकता है 15 रुपये का प्रॉफिट हो जाए पर सोप, लेकिन फ़ायदा कितना बड़ा हुआ, कहाँ 100 यूनिट बिक रहे थे लेकिन इस स्टेज पे बिकना शुरू हो गए 500 यूनिट। तो ओवरऑल प्रॉफिट तो बहुत बढ़ गया, लेकिन पर यूनिट प्रॉफिट जो है वो पर पीस प्रॉफिट यानी कि जिसको कहा जाए वो गिर गया। अच्छा, डिक्लाइन स्टेज आ जाती है फिर मेच्योरिटी स्टेज के बाद। इसमें क्या होता है कि मार्केटर्स जो है वो प्रोडक्ट अपनी सिलेक्टिव कस्टमर्स को सेल कर सकते हैं इस स्टेज में, हर किसी को नहीं, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब डिक्लाइनिंग स्टेज शुरू हो चुका है। इस स्टेज में आके हर कोई प्रोडक्ट ख़रीदता नहीं है,
बल्कि सेलेक्टिव कस्टमर्स ही होते हैं जो प्रोडक्ट ख़रीदते हैं। तो मार्केटर्स को चाहिए कि प्रोडक्ट जो है वो सेलेक्टिव कस्टमर्स को ही सेल करें, और मार्केटर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए अपनी प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशंस, ताकि वो अपनी प्रोडक्ट की सेल को हाई कर सकें। अगर वो इनोवेशन को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो ज़ाहिर बात है वैसे ही डिक्लाइन स्टेज है, प्रोडक्ट वैसे ही डिक्लाइन हो रही है, तो प्रोडक्ट जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकेगी मार्केट के अंदर। अच्छा, अब देखते हैं ब्रांडिंग प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट्स को ब्रांडिंग करना। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि ब्रांड क्या होता है। तो ब्रांड क्या है? ब्रांड जो है वो एक साइन है, सिंबल है, टाइप ऑफ राइटिंग है, यानी कि वर्ड्स वगैरह, एक कलर है, डिज़ाइन है, या फिर इन तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी है जो आइडेंटिफाई करता है एक प्रोडक्ट को। हर ब्रांड की प्रोडक्ट दूसरी ब्रांड की प्रोडक्ट से अलग है, यानी एक आइडेंटिफाई है। जो भी ब्रांड्स होती हैं वो उस प्रोडक्ट की एक आइडेंटिटी होती है, और ब्रांड के नाम भी हो सकता है, कोई एक सिंबल भी बना हो सकता है, कोई साइन भी हो सकता है ब्रांड का, कोई कलर भी हो सकती है, या फिर कोई डिज़ाइन भी हो सकता है, और इन तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी होता है। तो एक पहचान होती है, किसी प्रोडक्ट की एक पहचान होती है, ब्रांड जो है हमेशा उसको हम ब्रांड कहते हैं। और इसी तरह से ब्रांडिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आइडेंटिफिकेशन जो है प्रोडक्ट की सजेस्ट की जाती है कि इस प्रोडक्ट की ये आइडेंटिफिकेशन होगी, उसका ब्रांड नेम दिया गया उसको, या सिंबल दिया गया, साइन दिया गया। इसके मतलब ये कि उस प्रोडक्ट को एक आइडेंटिफिकेशन दी जा रही है, उसको एक पहचान दी जा रही है उस प्रोडक्ट की, कि ये पहचान है इस प्रोडक्ट की। ब्रांड इक्विटी क्या है? ब्रांड इक्विटी जो है वो लॉयल्टी है कस्टमर्स की जो प्रोडक्ट के साथ अटैच्ड है। कस्टमर जो है वो लॉयल हो जाएगा। जब कस्टमर लॉयल हो जाता है तो फिर वो उस ब्रांड की ही चीज़ ख़रीदता है, उसी ब्रांड की। फॉर एग्जांपल जैसे लोग एप्पल के साथ लॉयल हैं तो लोग एप्पल की ही प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, आईफोन ही ख़रीदते हैं, तो उसको हम कहते हैं लॉयल्टी ऑफ द कस्टमर अटैच टू द प्रोडक्ट। अच्छा, ब्रांड अवेयरनेस क्या है? ब्रांड अवेयरनेस का मतलब है एक्सटेंड टू विच अ कस्टमर नोज, यानी जितना कस्टमर जानता है या फिर रिकॉल करता है ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट को, उसको हम कहते हैं ब्रांड अवेयरनेस। यानी कि कितना जो है वो जानता है, किस हद तक वो जानता है। जितनी ज़्यादा वो जानता है उतनी ज़्यादा ब्रांड अवेयरनेस होगी, जितना कम वो जानता है उतनी कम ब्रांड अवेयरनेस होगी। अब है टाइप्स ऑफ ब्रांड नेम्स। ब्रांड नेम्स की कुछ टाइप्स। तो पहला है नेशनल ब्रांड्स। नेशनल ब्रांड्स का क्या मतलब है? ये वो ब्रांड जो सोल्ड होती है थ्रू आउट द कंट्री, इसी वजह से इसको नेशनल ब्रांड्स कहा जाता है। दूसरी है लाइसन ब्रांड्स। लाइसन ब्रांड का मतलब ये है कि सेलर जो है वो बाय कर लेता है राइट ब्रांड के, किसी ब्रांड के, ताकि वो सेल कर सके मार्केट के अंदर। तो इसमें सेलर जो है वो खुद, सेलर की अपनी ब्रांड नहीं होती, लेकिन उसको राइट मिल जाता है कि वो एक ब्रांड को जो है वो सेल करे मार्केट के अंदर, तो इसको हम कहते हैं लाइसन ब्रांड्स। और प्राइवेट ब्रांड्स है। अब प्राइवेट ब्रांड्स का मतलब ये कि मैन्युफैक्चरर जो है वो यूज़ करते हैं कुछ रिटेलर का नाम जब वो प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं, जब मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। अब है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग क्या है? पैकेजिंग जो है वो ड्रेस है किसी प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट ज़ाहिर बात है आज के दौर में ज़्यादातर प्रोडक्ट्स पैकेजिंग में आती है, यानी पैकेट्स वगैरह में आती है। तो जो पैकेट्स होते हैं वो ड्रेस होते हैं प्रोडक्ट्स का। और इसके अलावा पैकेजिंग के ऊपर क्या क्या होता है? पैकेजिंग में डिज़ाइनिंग भी होती है और मेकिंग ऑफ द रैपर ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि पैकेजिंग के अंदर डिज़ाइन करना और साथ में रैपर को बनाना प्रोडक्ट का, ये पैकेजिंग का अंदर शामिल है। यानी कि रैपर भी बनता है पैकेजिंग के अंदर, और फिर उसकी जो डिज़ाइनिंग होती है उस पर, यानी उस पर जितनी भी आपने अक्सर देखा होगा डिज़ाइन बने हुए होते हैं पैकेट्स के ऊपर, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो पैकेजिंग का हिस्सा होती हैं। लेबलिंग क्या है? लेबलिंग का मतलब है वो हिस्सा पैकेज का, यानी जो भी पैकेट्स हैं प्रोडक्ट के पैकेज है, ये वो हिस्सा होता है लेबलिंग का जिस पर प्रोडक्ट का नाम होता है, कंटेंट्स होते हैं और नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर होता है। आपने अगर पैकेट्स को कभी रीड किया हो तो उस पर कंपनी का यानी मैन्युफैक्चरर का नाम भी लिखा हुआ होता है और उस पर प्रोडक्ट का भी नाम लिखा होता है, कंटेंट्स भी लिखे होते हैं। तो जो जिस हिस्से पर पैकेज के ये सब चीज़ें लिखी होती हैं उसको हम लेबलिंग कहते हैं। तो लेबलिंग जो है वो पैकेजिंग का ही एक हिस्सा है। पैकेजिंग तो पूरा वो हिस्सा है जिसके अंदर प्रोडक्ट आ रही है, और लेबलिंग वो हिस्सा है जिसके ऊपर ये तमाम चीज़ें लिखी गई, नेम, कंटेंट्स एंड नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।